तो चलिए आज हम एक ऐसे प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर दो चार्जेस गिवन हैं, दोनों में सिमिलर या सेम चार्जेस हैं, लेट अस से पॉजिटिव क्यू चार्ज है, और कहा गया है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है ट्वाइस ऑफ ए, ये डिस्टेंस है 2a, और इसके सेंटर में एक चार्ज को यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच दोनों के सेंटर्स को जोड़ता हुआ जो लाइन है उसके ठीक सेंटर में एक तीसरा चार्ज सिचुएटेड है, और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q0। अब क्या किया गया कि इस चार्ज को यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गया, इस सेंट्रल पॉइंट से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गया, और डिस्प्लेस करने के कारण हो ये रहा है कि इस चार्ज के करीब पहुंचने के कारण इस पे बाहर की तरफ, दूर की तरफ जो फोर्स है, टुवर्ड्स राइट जो फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड रिलेटिवली बढ़ जाता है, और इस चार्ज से थोड़ा दूर जाने के कारण इस साइड में, लेफ़्ट साइड में जो फोर्स बन रहा है, रेपल्सिव फोर्स बन रहा है, उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा घट जाता है। अब इधर राइट साइड का फोर्स बढ़ेगा, लेफ़्ट साइड का फोर्स अगर घटेगा तो फिर इस पे एक नेट फोर्स सेंटर की तरफ बनेगा, जिसके कारण ये सेंटर की तरफ इस तरह से मूव करेगा, सेंटर को क्रॉस करेगा, और फिर वही चीज़ रिपीट होगा, अपोजिट एंड में फोर्स लगेगा, तो ये इस तरह से ये ऑसिलेट करता रहेगा, और ये जो मोशन होगा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो ये इनिशियली बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट में सिचुएटेड है, बिल्कुल सेंटर में सिचुएटेड है, मतलब दोनों चार्जेस से ए डिस्टेंस दूर है, यहाँ से ए डिस्टेंस दूर और यहाँ इसके सेंटर से भी ए डिस्टेंस दूर सिचुएटेड है। तो यहाँ पर ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो भी प्रूव किया जा सकता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन को वो फुलफ़िल करेगा अगर ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा सा हुआ तो फिर ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा उसका टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड मतलब ये इस तरह से जो ऑसिलेट कर रहा है, कंप्लीट एक ऑसिलेशन होने में कितना समय लगेगा, यही सवाल है। ये IIT मेन का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लीजिए, और साथ ही साथ यहाँ पर मास भी बताया गया है, इस चार्ज का मास है m। तो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड हमें पता करना है। इसे हम कैसे पता करेंगे? सबसे पहले तो हम ये पता कर लेंगे कि इसे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर दिया जाए, थोड़ा सा डिस्प्लेस अगर किया जाए यहाँ से, लेट अस से इसे यहाँ से छोटा सा इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इस जगह पे ये पहुँचा, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उस डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट मैग्नीट्यूड इज़ x, और यहाँ से किसी भी चार्ज के सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था, इस सेंट्रल पॉइंट का जो डिस्टेंस था, दिस डिस्टेंस इज़ ऑब्वियसली 2a का आधा, तो ये डिस्टेंस था a। सिमिलरली इसके सेंटर से भी यहाँ सेंट्रल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी है a। डिस्प्लेसमेंट हुआ x का, तो इसके कारण इस चार्ज पे Q0 चार्ज पे डिस्प्लेस करने के कारण जो एक नेट फोर्स अप्लाई होगा सेंटर की तरफ, वो फोर्स कितना होगा वो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले सिचुएशन को यहाँ पर एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये डिस्प्लेस होके चार्ज यहाँ पर पहुँचा, ये चार्ज, इसी को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, और फिर लेफ़्ट साइड का जो चार्ज है उसके कारण इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा इस चार्ज के कारण, और राइट साइड में जो चार्ज है उसके कारण भी एक रेपल्सिव फोर्स यहाँ पर एक्ट होगा। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड में डिफरेंस होने के कारण इस पर एक नेट फोर्स लगेगा। लेट अस से दिस फोर्स इज़ F1 ड्यू टू दिस चार्ज, एंड दिस फोर्स इज़ F2 ड्यू टू दिस चार्ज, रेपल्सिव फोर्स है, और इस जगह पे चार्ज जब सिचुएटेड है तब का फोर्स हम पता कर रहे हैं। तो यहाँ से गौर करें, जब हम F1 को कैलकुलेट करेंगे
तो हमें क्या मिलेगा, F1 इज इक्वल टू, जैसे हमें पता है दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, दैट इज इक्वल टू कूलम्स कांस्टेंट। इसे आप 1/4πε0 भी कह सकते हैं। इन शॉर्ट मैं के लिख रहा हूँ। दैट कांस्टेंट इज नियरली 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो कूलम्स कांस्टेंट इनटू दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, पहला चार्ज ये जो कि इस चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर रहा है टुवर्ड्स राइट इन दिस डायरेक्शन, एंड दैट इज F1। सो दो चार्जेस, दूसरा चार्ज है Q0 डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना होगा, तो सेंट्रल पॉइंट में जब ये था, सेंटर में जब था, तो ये डिस्टेंस था a। अब उससे ये x डिस्टेंस कम हो जाता है तो a - x। सो a - x इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, उसी डिस्टेंस का स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप F2 को देखें तो F2 हो जाएगा कूलम्स कांस्टेंट इनटू दो चार्जेस, पहला चार्ज ये Q, दूसरा चार्ज Q0, Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये वाला चार्ज, और डिस्प्लेस करने के बाद Q0 चार्ज जहाँ पर पहुँचा, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा A, सेंटर से सेंट्रल पॉइंट तक, फिर उससे आगे x, तो A + x, A + x, ये हो गया डिस्टेंस, उस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अब नेट फोर्स जो होगा F नेट, दैट इज इक्वल टू F1, ये मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा, F1 - F2। तो इसे चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। F1 - F2 इज़ F नेट। सो F नेट इज़ इक्वल टू, यहाँ से देखें दिस टर्म माइनस दिस टर्म, दोनों में कुछ कॉमन है, कूलम्स कांस्टेंट Q0 और 1/a - x का स्क्वायर माइनस 1/a + x का स्क्वायर। सो कैलकुलेट करते हैं, Q0 इंटू डिनोमिनेटर देखें, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी चीज़ को आप कह सकते a - x इंटू फिर से a - x, और उसके साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो a + x इंटू a + x। तो यहाँ से देखिए इसे और इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a² - x² बनेगा, a - x इंटू a + x, और फिर से वही a - x और a + x मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से a² - x²। इन दोनों को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a² - x² का होल स्क्वायर। सो वही a² - x² का होल स्क्वायर, और यहाँ पर न्यूमरेटर में आएगा ये वाला टर्म, सो a + x का होल स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पर न्यूमरेटर में आएगा ये वाला टर्म a - x का होल स्क्वायर। ओके, अब है कैलकुलेशंस, सिंपल arithmetical calculations. So that net force is equal to Q0, denominator is a² - x² का होल स्क्वायर। इसे एक्सपैंड करते हैं, इसे एक्सपैंड करने से हमें मिलेगा a² + x² + ट्वाइस ऑफ ax। फिर आगे इसे एक्सपैंड करेंगे, लेकिन सब्ट्रैक्ट भी करना है। इसे एक्सपैंड करने से हमें मिलेगा a² + x² - 2ax, लेकिन उसे सब्ट्रैक्ट करना है, इसीलिए यहाँ पर साइन सब चेंज हो जाएगा, अपोज कर जाएगा साइन सारा। सो माइनस a² - x² + 2ax। सो इससे आगे बढ़ते हुए आप यहाँ से a² x² पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल कर दें तो आपको मिलेगा Q0 इंटू न्यूमरेटर में 4ax 2ax + 2ax 4ax, और डिनोमिनेटर में आप गौर से देखें, कहा गया है सवाल में कि डिस्प्लेसमेंट जो है
ये बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि a और x को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर हम कहेंगे कि a इज़ मच मच ग्रेटर देन x। तो ऐसे सिचुएशन में हम a स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, एक बहुत बड़ा टर्म से एक बहुत छोटा टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो इस बहुत छोटे से टर्म को जिसे सब्ट्रैक्ट या ऐड किया जा रहा है बहुत बड़े टर्म के साथ, उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। सो उसे इग्नोर करने से, नेग्लेक्ट करने से ये बन जाएगा a स्क्वायर का स्क्वायर, तो a टू द पावर 4। ध्यान रखें यहाँ पर इस वाला टर्म को नेग्लेक्ट किया गया तो शर्त यही होगा इस पूरे सिनेरियो में कि डिस्प्लेसमेंट, दिस डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ नेग्लिजिबली स्मॉल रिलेटिवली। इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है 2a या फिर a जो भी कहे, उसके रेस्पेक्ट में, उसके कंपैरिजन में ये डिस्प्लेसमेंट जितना छोटा होगा इसे नेग्लेक्ट करना उतना ही वैलिड होगा। सो यहाँ से आगे हम अगर यहाँ a एक कैंसिल करते हैं तो यही चीज़ बन जाता है k q नॉट इंटू 4x डिवाइडेड बाय a क्यूब। सो एज वी नो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए शर्त यही है कि लेट अस से ये किसी पार्टिकल का मीन पोजीशन है और उससे इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जा रहा है, डिस्प्लेस करके यहाँ लाया गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ x, तो इसमें सेंटर की तरफ जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा, दैट रीस्टोरिंग फोर्स रीस्टोरिंग अगर ये प्रोपोर्शनल होता है इस x के साथ तो फिर यहाँ पर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर रीस्टोरिंग फोर्स लगे, जैसे यहाँ पर अभी एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, आप जो इसे धकेल कर यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं फिर अपना फोर्स अगर हटा दे तो फिर ये सिस्टम इस पे जितना फोर्स लगाएगा वही इसका रीस्टोरिंग फोर्स होगा। ये रिस्टोर करना चाहता है अपने आप को इस सेंटर में, तो वो रीस्टोरिंग फोर्स अगर इस डिस्प्लेसमेंट का प्रोपोर्शनल हुआ और साथ ही साथ फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो फिर इस तरह के मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखें ये जो है ये फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स F नेट जो है ये x के प्रोपोर्शनल है, बाकी सारी चीज़ें या तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट है या फिर सिचुएशनल कांस्टेंट है, जैसे कूलम्स कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, यहाँ पर Q जो है ये चार्ज चेंज नहीं हो रहा तो ये सिचुएशनल कांस्टेंट है, यहाँ पर Q नॉट ये भी चेंज नहीं हो रहा है पूरे सिचुएशन में तो ये भी सिचुएशनल कांस्टेंट है, इस सिचुएशन में ये कांस्टेंट है और यहाँ A भी कांस्टेंट है। सो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के डेफिनेशन को फुलफ़िल कर रहा है, सिर्फ शर्त यही है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिलेटिवली A के रिलेटिव ये बहुत छोटा हो। जितना छोटा होगा A के कंपैरिजन में ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के डेफिनेशन को उतना ज़्यादा फुलफ़िल करेगा। बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो तो ये मोशन जो है, इसका मोशन जो है ऑसिलेटिंग मोशन जो होगा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के डेफिनेशन से उतना ज़्यादा डेविएटेड होगा, उतना कम सेटिस्फाई करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन को, ये उतना कम सिंपल हार्मोनिक होगा। सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होने के कारण ये नियरली ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। जितना छोटा होगा डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। सवाल में भी कहा गया डिस्प्लेसमेंट बहुत 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 छोटा है। सो यहाँ पर देखा जाए कि अगर आप देखते हैं ये जो फोर्स रिस्टोरिंग है, ये फोर्स रिस्टोरिंग शुड बी नेगेटिव, देयर इज़ अ कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताता है कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो ये जो k है, ये जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, यहाँ पर वैसे यहाँ पर हम k को एलिमिनेट कर देते हैं, नहीं तो ये दो केस जो है इस पे कन्फ्यूजन होगा। ये कूलॉम्स कांस्टेंट वाला k है जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है और ये जो k है ये
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। सो कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं यहाँ से इस के को थोड़ा एक्सपैंड कर देता हूँ। हमें पता है k इज इक्वल टू 1/4πε0। सो k के जगह पे 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट, और ये 4 इंटू 4x डिवाइडेड बाय a का क्यूब। सो यहाँ से हम क्या करते हैं, 4 को यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं और हमारे पास बचा हुआ है क्यू नॉट x डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब। सो ये हो गया रिस्टोरिंग फोर्स F नेट। और आप यहाँ से कंपेयर अगर इन दोनों का करते हैं तो यहाँ से आप पाएंगे द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होने के कारण जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k है, आप साइन को इग्नोर कर दे क्योंकि साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा फोर्स का अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। सो दैट k इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पर k डैश कर देता हूँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को। सो दैट k डैश इज़ इक्वल टू, ताकि ये कूलम्स कांस्टेंट के साथ कन्फ्यूजन ना हो, दैट k डैश शुड बी इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब। अब आप देखें ये जो चार्ज है, इस चार्ज का ये भी कहा गया था कि इस चार्ज का जो मास है दैट मास इज़ m। सो हमें पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हमने स्टैंडर्ड 11th के अंतिम चैप्टर्स में जाकर पढ़ा था, सेकंड लास्ट चैप्टर में, तो वहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि एक SHM के लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाय m, स्क्वायर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाय m। अब आप यहाँ से आपने उस चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यही टाइम पीरियड हमें पता करना है। तो यहाँ से आगे हम कह सकते हैं ओमेगा, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाय m है। सो दैट इज़ इक्वल टू 2π, ओमेगा का रेसिप्रोकल में हम कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय k। दिस k डैश कर देता हूँ मैं इसे, दिस k इज़ दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो टाइम पीरियड होगा, दैट टाइम पीरियड k डैश के जगह ये वाला वैल्यू अगर हम पुट करें तो 2π इंटू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ m और ये k डैश डिनोमिनेटर में, सो क्यू नॉट और डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब। तो पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब, और यहाँ से हम इस 2π को अगर अंदर इंसर्ट कर देते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, क्योंकि ऑप्शंस हमें कुछ वैसा ही मिल रहा है, बाहर 2π अपीयर नहीं कर रहा, स्क्वायर रूट के अंदर चला गया है 2π। सो उस 2π को अंदर इंसर्ट करने से ये 4π स्क्वायर्ड बन जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर जाने से 4π स्क्वायर्ड। सो 4π स्क्वायर्ड के साथ ये पाई अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 4π क्यूब बन जाएगा, और फिर एप्सिलॉन नॉट, और फिर a क्यूब, और फिर ये वाला m डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो ये हो जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड। इस वाले केस में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा उसका टाइम पीरियड। लेट अस कंपेयर। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर पहला ऑप्शन ही इसे मैच कर रहा है, तो राइट आंसर इज़ दिस वन। सो स्टैंडर्ड 12th के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड इस चैप्टर के IIT JEE के लिए जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।